तो सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे बाजार खुलने को लेकर ट्वीट किया है। 24 घंटे तक बाजार खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा। अब प्रदेश में दिन रात बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगेंगे। और अब क्या कुछ फायदा होगा, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए। डॉक्टर मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 24 घंटे तक बाजार खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा और अब प्रदेश में दिन रात बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगेंगे। तो आज डॉक्टर मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है, जिसके बाद से आप समझ जाइए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कैसे चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि जब 24 घंटे तक बाजार खुले रहेंगे तो इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों के धन में बढ़ावा होगा और इससे प्रदेश की भी उन्नति होगी। तो राज्य की अर्थव्यवस्था को पंख लगने वाले हैं। मध्य प्रदेश में दिन रात बाजार खुलने के आदेश दे दिए गए हैं और आप ये तस्वीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है और एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, 24 घंटे बाजार, बढ़ेगा व्यापार, बड़े शहरों में व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, जैसे ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो 24 घंटे तक वहां पर दुकानें खुलेंगी, जिससे लोगों को बेहद फायदा होगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। जब बाजार बढ़ता है तो लोग जो है घूमना शुरू कर देते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, वहां पर खाते पीते हैं, घूमते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद बात करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, 24 घंटे अगर बाजारों को खोल दिया जाए तो लोगों की आमदनी में इजाफा होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे और इससे जो है रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा संचालकों की आय में भी वृद्धि होगी। जब 24 घंटे तक व्यापार चलेगा तो लोग आवाजाही करेंगे, आएंगे जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो ई रिक्शा चालक है उनकी भी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर जीएसटी कलेक्शन में भी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जैसे ही व्यापार बढ़ता है तो जीएसटी कलेक्शन अपने आप बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं अगली, तो इसमें जो है जरूरी सुविधाएं जो है 24 यानी कि 24/7 जो है उपलब्ध रहेगी। तो जब व्यापार बढ़ता है, चीज़ों को इजाफा किया जाता है, जैसे ही चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो 24 घंटे जो है लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसा कि बड़े शहरों में होता है। चाहे आप दिल्ली की बात कर ले, आप सूरत को देख लीजिए, आप मुंबई को देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, 24 घंटे हर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो ऐसा ही कुछ अब मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दिया कि कैसे क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या चीजें जो है बदल जाएंगे। ये एक और आज की बड़ी अपडेट सामने आई है। डॉक्टर राजेश राजौरा बन सकते हैं मुख्य सचिव, तो कई जिलों में बदले जा सकते हैं कलेक्टर और एएसपी। तो डीजीपी के लिए 2 नाम तय हैं, जिसमें अरविंद कुमार, अजय शर्मा बनाए जा सकते हैं डीजीपी। तो 2 संभागीय आयुक्त और 4 संभागों के आईजी पद भी नई पोस्टिंग की जाएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे हम आपको ये बता रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। तो एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, जहां पर डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। तो कई जिलों में बदले जा सकते हैं कलेक्टर और एएसपी। तो डीजीपी के लिए 2 नाम तय हैं, जिसमें कि अरविंद कुमार और अजय शर्मा डीजीपी बनाए जा सकते हैं। तो 2 संभागीय आयुक्त और 4 संभागों के आईजी पद भी नई पोस्टिंग होगी। तो मौजूदा डीजीपी जो है सुधीर सक्सेना इसी साल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश को नया डीजीपी भी मिल सकता है। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना का 2 साल का कार्यकाल 2 मार्च 2024 को पूरा हो चुका है। तो वो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह अजय शर्मा और अरविंद कुमार में से किसी एक को ये पद मिल सकता है। तो आज ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रशासनिक फेरबदल होगा तो बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। और ऐसे में जो मौजूदा डीजीपी हैं सुधीर सक्सेना इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और इसी के साथ प्रदेश को नया डीजीपी भी मिल सकता है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना को 2 साल का कार्यकाल
2 मार्च 2024 को पूरा हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर राजेश राजौरा। इनकी बातचीत करेंगे, इनको आपको समझाएंगे कि ये कौन है। देखिए, 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं डॉक्टर राजेश राजौरा। इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि ये जो है एमबीबीएस की पढ़ाई इन्होंने की है और इसीलिए इनके नाम के आगे लगा है डॉक्टर। तो ये आप क्लियर हो जाइए कि डॉक्टर क्यों इनके नाम के आगे लगा है। इसके बाद वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हैं। सबसे बड़ी अपडेट यही है, चूंकि ये मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हैं, इसीलिए इनके नाम की चर्चा जो है तेज हो चुकी है कि इनको एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। फिर पूर्व में कृषि, उद्योग, गृह विभाग संभाल चुके हैं। तो जब पूर्व में कृषि, उद्योग और अन्य विभाग को ये संभाल चुके हैं, तो इसके बाद से इनके नाम की चर्चा तेज हो चली है कि आखिर क्यों इनके नाम की चर्चा बनी हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि राजौरा सीएम बने तो 5 अफसर सुपरसीड होंगे। सुपरसीड होंगे तो वो 5 अफसर कौन हैं? अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में पदस्थ हैं। इसके बाद दूसरे नाम की बात कर लेते हैं, उनका नाम है आशीष उपाध्याय। ये भी 1989 बैच के आईएएस हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ये भी जो है दिल्ली में पदस्थ हैं। फिर हम तीसरे नाम की बात कर लेते हैं, वो है मोहम्मद सुलेमान। 1989 बैच के आईएएस हैं और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग में ये अभी कार्यरत हैं। तो इसके बाद जो है अब नाम बात कर लेते हैं जेएन कंसोटिया की। ये भी जो है 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अपर मुख्य सचिव वन विभाग में। तो ये 4 नाम हमने आपको बता दिया और 5वां नाम आता है विनोद कुमार का। तो 1989 बैच के ये भी आईएएस अधिकारी हैं, डीजी प्रशासन अकादमी में ये भी जो है अभी कार्य कर रहे हैं। तो ये वो 5 नाम हैं जो अगर राजेश राजौरा जो है सीएस बनते हैं तो उनके सीएस बनने के बाद 5 अफसर जो है सुपरसीड हो जाएंगे। और आइए अब इसी खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे से। विवेक, राजेश राजौरा सीएस बनाए जा सकते हैं, उनको लेकर चर्चा तेज हो चली है। अगर उनको सीएस बनाया जाता है तो क्या कुछ बदलाव होगा? किन किन चीजों में फेरबदल हो सकता है विवेक? देखिए, ये अंदर खाने की खबर है कि अगर राजेश राजौरा चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो मंत्रालय से कुछ अफसरों को बाहर करना पड़ेगा। जेएन कंसोटिया हैं, एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, मोहम्मद सुलेमान हैं, एसीएस हेल्थ है। तो इन दोनों को मंत्रालय से बाहर किया जाएगा, क्योंकि अगर उनसे सीनियर बैच में अगर कोई अधिकारी चीफ सेक्रेटरी बनता है तो ऐसे में ये प्रोटोकॉल है कि वो मंत्रालय से बाहर जाता है। तो ऐसे में एनवीडीए का अलग पद है, एनवीडीए के उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं जेएन कंसोटिया, या फिर किसी और जैसे कि कर्मचारी चयन मंडल है या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल है, यहाँ पे उनकी पदस्थापना की जा सकती है। राजस्व मंडल है और दो और अधिकारी हैं, आशीष उपाध्याय और अनुराग जैन, ये खुद दिल्ली में प्रतिनियुक्ति में है। तो ऐसे में ये आसार ज़्यादा हैं कि राजेश राजौरा को सीएस बनाया जाना तय है लगभग, क्योंकि उनके पास कार्यकाल भी ज़्यादा है और सरकार की गुड लिस्ट में भी शामिल है। और 2004 में तो वो उज्जैन कलेक्टर थे और मोहन यादव के कामकाज को वो समझते हैं। और मौजूदा सरकार कोई भी रही हो, राजेश राजौरा सरकार की हमेशा गुड लिस्ट में ही शामिल रहे हैं। और यही वजह है कि उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर एसीएस पहली बार, मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये एसीएस सचिवालय में बैठते ही हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार है कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी 2 बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एसीएस बना के राजेश राजौरा को पदस्थ किया गया है। तो ऐसे में ये आसार है कि जून के अंतिम सप्ताह में ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी वीर राणा अभी खुद एक्सटेंशन में है। अगर उनका एक्सटेंशन सितंबर में खत्म होना, उससे पहले सरकार को कोई ऐसा फुल टाइम एक आईएएस चीफ सेक्रेटरी चाहिए जो सरकार के तमाम सारे योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करा सके, तमाम सारे अधिकारियों के बीच जाके सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू कराया जाए। तो इसलिए राजेश राजौरा पूरी तरीके से सरकार के बुक लिस्ट में और गुड लिस्ट में दोनों में शामिल है। तो ऐसे में ये आसार है कि उनके आदेश जून के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही बात कर लिया डीजीपी को लेकर, तो कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा सख्त भी हैं और नाराज़ भी हैं बतौर डीजीपी के कामकाज से, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री को खुद जाके पुलिस मुख्यालय में बैठक करनी पड़ी। उसके बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के तमाम सारे अधिकारियों को रात में गश्त करने के लिए निर्देश देते हैं और लंबे समय के बाद वो खुद पिछले 15 दिनों में 2 बार राजधानी के थानों में चक्कर लगा के आ चुके हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात
की इंडिकेशन दी जा चुकी है कि वो हटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल नवंबर में खत्म होना है। इससे पहले सरकार को एक ऐसा डीजीपी चाहिए जो मध्य प्रदेश के तमाम सारे। ठीक है विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। जिन्हें मोहन सरकार बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, ये प्रस्ताव शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाई लेवल मीटिंग में रखा था, जिसके चलते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कई रियायतें दी जाएंगी। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही बिजली और पानी में भी रियायत दी जाएगी। तो यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने की तैयारी है। और क्या प्रस्ताव में खास रखा गया है, तो आपको बता दें कि बिजली पर 2 से 3% की रियायत देने की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी की स्थापना में 10% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में 41 निजी विश्वविद्यालय संचालित किए गए और इसके साथ ही ये प्रस्ताव रखे गए हैं कि प्रदेश में खुलने वाली हैं 10 यूनिवर्सिटीज। तो इस प्रस्ताव में जो खास बातें हैं वो ये हैं कि कैपिटल सब्सिडी जो है 40% तक का उसमें भी प्रावधान किया जाए। तो भवन भूमि मशीनरी के खर्चे पर 25% अनुदान को लेकर भी बातचीत सामने आ रही है। तो बिजली पर 2 से 3% की रियायत दी जाए। तो वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का नया कारनामा भी सामने आया है। सोम डिस्टिलरी में बाल मजदूरों का मामला सामने आया, जिसके बाद से अब आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के एक्शन के बाद भी विभाग के समय दिए जाने पर ये सवाल उठे हैं। आबकारी आयुक्त ने सोम ग्रुप को नोटिस दे दिया है। इससे पहले ही आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। तो आपको बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है, तो इसमें आपको समझा देते हैं कि एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शराब फैक्ट्री पर छापा मारा था। जब उन्होंने छापा मारा तो इसमें पता चला कि 50 से अधिक बच्चे हैं, वो जो है शराब बनाने का काम करते रहे हैं और इसमें 20 से अधिक लड़कियां भी शामिल हैं। तो रसायनों के संपर्क में रहने से बच्चों के हाथ जो है, चमड़ी उनकी जो है जल गई। तो ऐसे में बच्चों को रेस्क्यू कर प्रशासन के हवाले कर दिया गया था और बाद में ये बच्चे गायब हो गए थे। तो यही पूरा मामला है जिसके ऊपर जो है अब आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे इंदौर की, जहां एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर अक्षय कांति बम है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बम के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में कांग्रेस ने बम को शिक्षा माफिया बता दिया है। साथ ही कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि साइकिल पर घूमने वाला कैसे करोड़पति बन गया और इस बात के लिए कांग्रेस ने शासन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि डीवीएबी ने बम के कॉलेज पर 3 साल का बैन लगा दिया है। तो बम के कॉलेज पर डीएवीवी ने लगाया 5 लाख का जुर्माना है। तो वहीं बम के कॉलेज ऑडियो लिक इंस्टीट्यूट से लीक हुए थे एमबीए के 2 पेपर्स। तो इस पर डीएवीवी ने लगाया है 5 लाख का जुर्माना और 3 साल के लिए कॉलेज को एग्जाम सेंटर से बैन कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, जहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। इसी दौरान किसी ने उनसे गाने गाने की गुजारिश कर दी, जिसके बाद से उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना के फिल्म आनंद का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाकर कार्यक्रम में शमा ही बांध दिया। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई चुपके से कोई चुपके से बदली जलाए चुपी जलाए तो मध्य प्रदेश के 1505 मदरसों में इस्लाम की तालीम ले रहे हिंदू बच्चों की जानकारी सामने आने के बाद से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। अब मदरसों के साथ ही मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
आयोग की टीम ऐसे मिशनरी आश्रमों पर नजर रखेगी जिनकी शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई या जो संदेह के दायरे में है। तो आयोग को आशंका है कि शिक्षा की आड़ में इन मिशनरी आश्रमों में बच्चों का मनांतरण तो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने राज्य सरकार में ऐसे मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी मांगी है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे 1505 मदरसों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें उर्दू के साथ इस्लाम की तालीम दी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। तो मदरसों में न सुरक्षा के इंतजाम है और न ही एनसीईआरटी की शिक्षा व्यवस्था लागू है। तो प्रियंक कानूनगो ने सरकार में हिंदू बच्चों को तत्काल मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में प्रवेश दिलाने की मांग की है। मामले में 18 जून को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ तलब किया गया। तो वहीं इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। शिक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो ग्वालियर से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें बैंकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ग्वालियर चंबल अंचल के किसी भी बैंक में नहीं फायर है एनओसी। तो नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने 19 बैंकों को नोटिस जारी किया है। तो फायर सेफ्टी पूरी न होने के चलते 19 बैंकों को नोटिस जारी किया गया। तो 7 दिन के अंदर ही उनसे जवाब भी मांगा गया है। तो फायर सेफ्टी पूरी न होने के चलते 19 बैंकों को नोटिस जारी किया गया और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया। इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर बोले कि कभी भी हो सकती है इंडिया गठबंधन में टूट। तो बीजेपी कभी भी इंडिया गठबंधन के दलों को कर सकती है शामिल। तो पार्टी को सलाह चुप बैठने की है और कहा गया है कि पार्टी को सलाह है चुप बैठने वाले कभी भी पहुंच सकते हैं इंडिया गठबंधन को नुकसान। तो बड़े नेताओं से जीतू पटवारी को लेनी होगी सलाह। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सलाह भी लेनी होगी। तो लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं लक्ष्मण सिंह, वो पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं। सर, कांग्रेस कार्यालय रेनोवेट हो रहा है, आखिर कांग्रेस कब रेनोवेट होगी? कार्यालय होते ही रेनोवेट हो जाएगी। जीतू पटवारी 6 महीने से कह रहे हैं उनकी कार्यकारिणी आनी है, कई बार कह चुके, लेकिन अब तक कार्यकारिणी गठित नहीं हुई। जीतू पटवारी अभी मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और मेरा उनको सुझाव है कि बूथ से लेकर प्रदेश तक, जिले में, ब्लॉक में अनेक समितियां बनाएं जिसमें सब कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो। वो समितियां जो फैसला ले वो ही सर्वमान्य हो। अकेले फैसला ना लें, अकेले फैसले की परिपाटी छोड़ना पड़ेगा। बड़े नेताओं को साथ में रखना पड़ेगा। बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बराबर हैं। युवाओं की टीम बनाने की बात कही जा रही थी। युवाओं की टीम है और भी नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी। खड़गे जी कह रहे थे कि सरकार गिराने की बात आ रही थी, आप कह रहे हैं कि 5 साल तैयारी करें जिससे कि ये गिराने ऐसी स्थिति कोई न बने। बिल्कुल 5 साल हमको मिले हैं विपक्ष में बैठने के लिए, ये जनता का निर्णय है। तो विपक्ष में बैठ के हम पार्टी को मजबूत करें जिससे कि 5 साल बाद हमारी सरकार बने, इस पर प्रयास करना चाहिए। गिराने से क्या होगा? गिराने वाले तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो बीजेपी में चले गए। और हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हम तो अपनी इंडिया अलायंस बचा लें, यही बहुत है। इंडिया अलायंस बचाने की जरूरत है, कहीं तोड़फोड़ की आशंका है? वो नहीं छोड़ने वाले आपको। आप सोच रहे हैं, आपको कह रहे हैं, वो चुप हैं, कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपकी इंडियन अलायंस तोड़ने के लिए पूरी जोर लगाएंगे। आप उस पर ध्यान दीजिए। ये कांग्रेस के सीनियर नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बचाने की ज़रूरत है, एनडीए कभी भी तोड़फोड़ कर सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।
रीवा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दुकान में जा घुसा अनियंत्रित ट्रक। तो दुकान में मौजूद थे लोग और पीछे से बोलेरो भी ट्रक में जा टकराई। तो हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रीवा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। तो दुकान में अनियंत्रित ट्रक जा घुसी है और दुकान में लोग मौजूद थे, जिसमें आपको बता दें कि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो मंडला मामले में AIMIM चीफ ओवैसी ने MP सरकार पर हमला बोला है और कहा जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब सरकार कर रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया था कि उनके फ्रीज में भी बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। तो चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमान के ही तोड़े जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दिया। उनका कहना है, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि चुनाव के नतीजे से पहले और बाद भी घर जो है हमेशा मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं। और साथ ही कह दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया था कि उनके फ्रीज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी का दिल्ली में रविवार को निधन हो गया है। रविवार रात को उनके पार्थिव देह को उज्जैन लाया गया। तो वहीं आज सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए वेदनगर स्थित घर से यात्रा निकाली गई है। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक समेत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया ने 73 साल की आयु में एम्स में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांसें ली हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। एक दुखद अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी। उनकी जीवन संगिनी उनके साथ नहीं रही। उनकी जीवन संगिनी का जाना बहुत दुखद है और बहुत सेवा की उन्होंने। पिछले मैं 8 वर्षों से मैं देख रहा था, कभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, फिर इन्फेक्शन भी हुआ, पर जटिया जी ने बहुत सेवा की और दी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो सब किया। डिंडोरी में सड़क पर खून से लथपथ बेहोशी की हालत में महिला मिली, जहां आरोपी महिला की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर मौके से फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में भी जुट गए। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक महिला के पति और उसके दोस्तों ने महिला के गले में ब्लेड मारकर सारी हदें पार कर दी है। जानकारी में बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति एवं उसके 2 दोस्त एक ही मोटरसाइकिल में बैठकर घूमने निकले थे। इसी दरमियान कछारी गांव के पास महिला के गले में ब्लेड से वार कर दिया है। महिला के साथ एक मासूम बच्ची भी साथ में है। फिलहाल सहपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी में बताया जा रहा है कि महिला कटनी जिले के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलैत कला गांव की रहने वाली है। वहीं सहपुरा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। आज कोर ग्रुप की आयोजित की गई है बैठक। तो वहीं सीएम मोहन यादव, अध्यक्ष VD शर्मा सहित सभी दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो क्लस्टरों की भी आयोजित की जाएगी बैठक। तो दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बड़ी बैठक होनी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, क्या कुछ जानकारी? आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, कैसे क्या चीज बातचीत होगी, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे? विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, इसमें सीधी बात यह है कि 2 बजे से बैठकों का सिलसिला कह सकते हैं हम, सिलसिला शुरू होगा। अलग अलग समूहों के साथ बैठक है।
विभिन्न धड़े हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं। इसके अलावा इन मौजूदा चुनाव में जिन जिन ने प्रतिनिधित्व किया उन सभी की बैठक होगी। इसके बाद शाम को एक बड़ी बैठक होगी जो बहुत निर्णायक रहने वाली। इसमें केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश कोटे से बने हैं वो रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहन यादव सरकार के मुखिया के नाते रहने वाले, और वी.डी. शर्मा और अन्य जो हितानंद भी रहने वाले उस बैठक में, हितानंद शर्मा रहने वाले। ऐसे तमाम लोग रहेंगे जिसमें ये तय किया जाएगा कि आगे रोड मैप क्या हो, हम किस राह पर चलें। 100 दिन का रोड मैप जो है उसको बना के उस ओर चलना चाहती है सरकार। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य उसको फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक शाम को होनी है। जी ठीक है श्याम जी, तो शाम को ये बैठक होगी। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होती है, क्या बातें सामने निकलकर सामने आती हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया।